तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को हमने समझा था कि इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था कि सीरीज किस तरह से तैयार की जाती है ना। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूस सीरीज, उसके दो रूप हमने देखे थे, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज। और फिर इंक्लूसिव सीरीज जो है उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा सेंट्रल टेंडेंसीज का मतलब क्या है, इसमें मीन, जिसमें 3 तरह के मीन हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इनका हमने बेसिक कंसेप्ट समझा था कि बाय डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है, किस तरह से इनके फॉर्मूला फ्रेम किए जाते हैं, मीडियन क्या है और मोड क्या है, तो उनको हमने समझा था। ठीक है, आज अब उसी को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बाय फॉर्मूला किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं, बाय डेफिनेशन का क्या मतलब है, ये मैं लास्ट में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अर्थमेटिक मीन समझ लो हर स्टेप हर जगह आपके काम आता रहेगा बार बार, इसलिए अर्थमेटिक मीन पर मैं थोड़ा सा और डिस्कस यहाँ करना चाहूँगा। और फिर उसके बाद हम आगे के कंसेप्ट्स को लेकर चलेंगे, जिसमें आपका डिस्पर्सन, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, इस तरह के जो कंसेप्ट्स हैं उनको हम एक बार लेंगे, सो दैट कोरिलेशन और रिग्रेशन जो हमारा जो सिलेबस का पार्ट है वहाँ पर पहुँचने से पहले जो भी बेसिक कंसेप्ट स्टैटिस्टिक्स के हैं हम एक बार उनको रिवाइंड कर सकें। ठीक है ना, ताकि जब वहाँ उनकी ज़रूरत हो तब हमें ये ना सोचना पड़े कि ये कंसेप्ट है क्या और ये निकलता कैसे है। तो आज पहले थोड़ा सा अर्थमेटिक मीन लेकर चलेंगे, उसके बाद जितना टाइम बचा, जितना टाइम अवेलेबल हुआ, उसी के अकॉर्डिंगली बाकी जो हैं उससे आगे चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो मीन है हम लोग निकालते किस तरह से रहे हैं। और बाय डेफिनेशन मैंने आपको मीन यानी कि अर्थमेटिक मीन का मतलब बताया था। अब मैं जो बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट AM, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, और बाय डेफिनेशन अर्थमेटिक मीन है समेशन ऑफ एक्स, एक्स आई भी लिख सकते हो। एक्स आई का मतलब पहला एक्स, दूसरा एक्स, आई का मतलब हो जाता है यहाँ 1 2 3 4, मतलब एक्स की जो वैल्यू है, तो समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। ठीक है ना, आंकड़ों का योग डिवाइड बाई आंकड़ों की संख्या, आपने इस तरह से पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये किस तरह से हम लोग निकालते रहे हैं और किस तरह से इनके फॉर्मूला फ्रेम होते रहे हैं, ठीक है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो मैं पहले इंडिविजुअल सीरीज को ले रहा हूँ। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला मैं बताऊं हो सकता है वो इतने इंपॉर्टेंस ना रखते हों, लेकिन इन बिटवीन जो कंसेप्ट्स जिसकी मैं बात करूंगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको आप अपने माइंड में जरूर रखकर चलें। ठीक है, तो मैं बड़ा सिंपल से एक एग्जांपल से शुरू कर रहा हूँ। मैंने लिया 500, ठीक है, 600, 800, ठीक है, 700 और 900। दीज आर एक्स आइटम्स। अब इसीलिए इनको एक्स आई से डिनोट करते हैं, यानी कि जैसे ये एक्स पहला है, ये एक्स दूसरा है, ये एक्स तीसरा है, ये एक्स चौथा है, ये एक्स पांचवा है। इसलिए मैं कहूँ तो एन कितना है, एन इज इक्वल टू 5 है ना। ये इंडिविजुअल सीरीज है जिसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं दे रखी है। 500 जो है वो एक ही बार है, 600 एक ही बार है। ठीक है, और अगर 600 दूसरी बार भी है तो दूसरी बार यहाँ लिखा जाएगा ऐसे 600। ठीक है ना, यानी कि हम यूं नहीं कहेंगे 600 टू टाइम्स। अगर 600 दोबारा है तो दोबारा लिख दिया जाएगा, 3 बार है तो 3 बार लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका जो आपने फॉर्मूला यूज किए हुए थे, देखो देखो स्टैटिस्टिक्स के बारे में एक बात बताई जाती थी हमें कभी कि स्टैटिस्टिक्स में तो मेन चीज ये है कि फॉर्मूला रट लो, बाकी सारा काम हो जाएगा, सब क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं। लेकिन ये भी बात अधूरी है, फॉर्मूला भी रटना नहीं है, फॉर्मूला को समझना है कि एक्चुअल में बना कहाँ से है। क्योंकि अगर आप रटेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूला हो जाते हैं आपके पास। अभी आप टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, आप देखेंगे दुनिया भर के टेस्ट हो जाएंगे, तो किस किस को याद रखेंगे। तो बेसिक जो चीज है वो ये है कि जितनी भी आइटम्स हैं हम उन सब का जोड़ करके वो आइटम जितनी भी है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। बेसिक मतलब ये है। ठीक है, तो इस बेस पर ये फॉर्मूले किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो अब एक तरीका तो इसका ये है कि मैं ऐसे निकालूं
समेशन ऑफ एक्स। समेशन ऑफ एक्स हो गया 500, ठीक है, में 600 जोड़ो, 800 भी ऐड कर दो, 700, 900। मैं इन सबको जोड़ लेता हूँ। 9 और 7 16 हो जाएंगे, 16 और 8 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35। सो 3500 हो जाएगा इसका टोटल। और n इज इक्वल टू कितना है? n इज इक्वल टू है 5। सो x बार बाय डेफिनेशन x बार हो गया 3500 को 5 से डिवाइड कर दिया और ये 700 मेरा x बार आ गया। ठीक है, जिस रूप में आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा है मैंने वही लिखा। अब आपने एक दो फॉर्मूले और पढ़े होंगे, आपने एक शॉर्टकट मेथड पढ़ा होगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड। अब ये शॉर्टकट मेथड क्या है, कहाँ से आया? कहीं से नहीं आया, सब कुछ यहीं से बना है। अब आप यहाँ देखो भाई, मुझे इन सब की एवरेज निकालनी है। मुझे पता है देखो 500, 600, 800, 700, 900, यानी कि सब की सब आइटम 500 से तो बड़ी है ही है। यानी कि जो भी इसका मीन आएगा वो 500 से तो ऊपर रहेगा ही। 500 तो यहाँ भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। मैं कह दूं भैया 500 तो ये कर दो अलग, और 500 के अलावा जितना भी है ना उसका आप एवरेज निकाल लो। 500 से ऊपर कितना है, तो 500 में से 500 मैंने निकाल दिया तो यहाँ तो बचा 0। यहाँ कितना बचा? 100 बचा। यहाँ कितना बचा? 300 बचा। 500 अलग कर दिए ना मैंने सब में से। यहाँ कितना बचा? 200 बचा। और यहाँ कितना बचा? 400 बचा। ठीक है, मैंने सब में से 500 एक तरह से अलग निकाल दी और अब मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब जरा देखना क्या आता है। 500 प्लस 300 और 100 400, 400 200 600, 600 और 400 1000, 1000 को 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 200। 500 में 200 जोड़ दिया, कितना हो गया? 700। बात वही है। अब ये आपका क्या फॉर्मूला बन गया था, अगर अब आपको ध्यान आ गया हो तो ये जो एक कॉमन वैल्यू जो भी हम अपनी मनमर्जी से जो हमें लगता था बड़ी वैल्यू को, हम कोशिश क्या करते हैं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने की कोशिश करते हैं। तो उस चक्कर में जो एक आया जो बड़ी फिगर है हम उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। और उसको छोटा करने की कोशिश में मैंने क्या किया, मैंने सभी में से 500 को कम कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से 500 कम करने वाला कौन होता हूँ? तो भाई मैंने पहले 500 कम करके उसकी एवरेज निकाल ली, बाकी जो बचा उसकी एवरेज 200, और जो फिर मैंने घटाया था मैंने वापस जोड़ दिया उसको, तो ये हो गया 700। तो अगर गौर से देखो तो अब आपका ये फॉर्मूला नहीं बन गया जो आपने पढ़ा होगा कभी कि a प्लस ये जब सब में से x में से, ठीक है, x की सीरीज जो है 500, 600, 700 जो भी चल रही है, जब आप x में से एज्यूम मीन बोलते थे, जो भी हम ये घटा रहे होते थे, इसको हम d से डिनोट नहीं करते थे अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये d का ही तो टोटल लिया है, तो समय a प्लस सिग्मा ऑफ d डिवाइड बाई 5 क्या है? n। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, दिस इज इक्वल टू एक्स बार। देखो अब सब कुछ यहीं से बन रहा है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखो, अब ये आपके काम की बात मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला चाहे इतने काम का हो या नहीं हो, अब जो बता रहा हूँ वो बात काम की है। कि जब मैं एक गिवन सीरीज में से, ध्यान से सुनना, जब मैं गिवन सीरीज में से सभी में से कॉमन वैल्यू को जब मैं घटा रहा हूँ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओरिजिन चेंज करना। ठीक है, ओरिजिन चेंज करने का मतलब क्या है? देखो 500, 600, ठीक है, 700 इस तरह से वैल्यू है। अब आपने लाइन सीरीज पढ़ी होगी ना, ये इस तरह से लाइन होती है। यहाँ मान लो 0 से शुरू हो गया, यहाँ हो गया जैसे मान लो 100, 200, 300 इधर बढ़ता चलेगा, है ना, 500, 600, 700 इस तरफ से, और इधर कम होता चलेगा -100, -200। तो इनका ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन है 0। अब जब मैंने सब में से 500 लेस कर दिया तो यानी कि मैं कहूंगा कि भैया मीन जो होगा वो शुरू होगा यहाँ से, यानी कि 500 तो पहले से रहेगा ही रहेगा, प्लस इसके अलावा ये जो है इनकी जो एवरेज होगी उसको n से और डिवाइड कर दी। ठीक है, तो जब एक कॉमन फैक्टर सब में से घटाया जाता है तो बेटा इसका ये नाम याद रखना, मैं आगे कोरिलेशन में इस टर्म को यूज करूंगा, इसे बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन, मूल बिंदु में परिवर्तन।
इसे बोलते हैं मूल बिंदु में परिवर्तन, चेंज इन ओरिजिन। तो अब आगे से आपसे कोई कहे चेंज इन ओरिजिन तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। चेंज इन ओरिजिन का सिंपल सा मतलब है कि जो दी गई वैल्यू है उसमें कोई एक वैल्यू आपने सब में बढ़ा दी या घटा दी। हम जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आपको सरप्राइज होगा कि हम मीन में आपने जो है हमेशा घटाते हुए देखा है, कि जोड़ने का देखा है, जोड़ने का भी हो सकता है। मान लो मुझे मीन निकालना हो, -200 -600 -400 -500, इसका मीन निकालना हो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक तो माइनस वाला भी कॉमन ले सकता हूँ, नहीं तो मैं 500 कॉमन ले लूँ, ठीक है। 500 तो मैंने अलग ले लिया, बाकी 500 हटाने के बाद इनमें से बाकी की एवरेज में ले लेता हूँ कितनी आती है, ठीक है ना। इनको छोटा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब में 500 में अब घटा नहीं रहा हूँ, मैं 500 जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 300। इसमें 500 जोड़ा तो ये बन जाएगा -100। इसमें 500 जोड़ा तो ये बन जाएगा 100, ठीक है। और इसमें 500 जोड़ा तो ये हो गया 0, ठीक है। अब देखो 300, ये 100 से 100 कैंसिल हो गए, यानी कि 300 की एवरेज कर दो, कितने से डिवाइड कर दूं, 4 आइटम है, 4 से डिवाइड कर दो 75, ठीक है। 75 आ गया, ध्यान से देखना मेरे बाजू में कह रहा हूँ, 75 आ गया इसका मीन। लेकिन मैंने सब में क्या कर रखा है, 500 जोड़ रखा है, तो जोड़ रखा है तो 500 घटाना पड़ेगा, है ना। तो आपने हमेशा ये देखा होगा फॉर्मूला ऐसा, समेशन ऑफ डी डिवाइड बाई एन प्लस ए, लेकिन ये माइनस ए भी हो सकता है। अगर आपने सब में उसको छोटा करने के लिए जोड़ा है तो घटाना है, घटाना है, घटाया है तो जोड़ा है, ये भी ओरिजिन में चेंज होता है। बाय डेफिनेशन समझोगे तो हर चीज क्लियर रहेगी, है ना। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, 75, अब मैंने सब में 500 जोड़ा हुआ है, जोड़ा हुआ है तो मैं घटाऊंगा, -500 करूंगा तो इसकी एवरेज आ जाएगी 425 माइनस के। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से ये चेंज इन ओरिजिन किया जाता है। अब आप देखो सारे फॉर्मूले जो आपने कभी रटे होंगे ना, वो आपके सामने ही बन रहे हैं कि किस तरह से बनते हैं, ठीक। अब इसी तरह से चेंज इन स्केल होता है ना। मैं उसी फिगर को जो मैंने शुरू में ली थी, ठीक है, जिसमें थे 500 600 800 700 और 900, ठीक है। 500 600 800 700 और 900, मैंने क्या किया, मैंने इनको छोटा कर दिया, मैंने इनमें से सब में से 500 लेस कर दिया, सब में से 500 घटाने के बाद क्या बचा, ठीक है, ये बचा 0, ये बचा 100, ये बचा जो है कितना 300, ये 200 बचा और ये बचा 400, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है यार ये तो और भी छोटे हो सकते हैं, ये सारे के सारे 100 से तो मल्टीप्लाई हैं ही, क्यों ना इनको सबसे को 100 से डिवाइड कर दूं। एक बार मैं इन सबको 100 से डिवाइड और कर देता हूं ताकि ये और छोटे हो जाएं। तो ये 1, ये 3, ये 2, ये 4, इनकी एवरेज निकालनी और भी आसान हो जाएगी। तो मैं 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 को सिंपली 5 से डिवाइड कर दूंगा बस, तो आ जाएगा मीन 2। लेकिन बात वही, ये 2 निकालते टाइम मैंने क्या किया है, मैंने इन सबको 100 से डिवाइड कर दिया है, तो भाई मैं अपनी मर्जी से कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने 2 निकाल लिया, मल्टीप्लाई फिर से 100 से कर देता हूँ, कोई फर्क पड़ा। और मैंने 500 घटाए थे, सब में 500 फिर से जोड़ देता हूँ, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, मीन अपना वही 700 आ गया। ये जो होती है वैल्यू, इसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, इसे हम बोलते हैं एक्स, कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। जब हम इसमें से कोई एक इमेजिनरी वैल्यू जैसे हम घटा रहे हैं तो उसको डी से डिनोट करते हैं, और जब उसको आगे डिवाइड भी कर देते हैं कॉमन फैक्टर से तो उसको हम डी डैश लिख देते हैं, या किसी बुक्स में आपने यू भी देखा होगा, यू भी लिख देते हैं, डी डैश या यू। तो डी डैश का सीधा सा मतलब है कि हमने उसको डिवाइड भी किया हुआ है। अब आपको ध्यान आया कि इसको स्टेप डेविएशन मेथड बोला करते थे। अभी आपने पढ़ा होगा कि मीन का स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, वो होता है कि ए प्लस सिग्मा डी डैश डिवाइड बाई एन, और क्योंकि आपने इन सबको डिवाइड किया हुआ है इसलिए मैं वापस मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, इंटरवल से, जो भी कॉमन इंटरवल मुझे लगा। ये किसी बुक्स में एच भी लिखा हुआ मिल सकता है। स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि जो नाम है वो जिस तरह से पॉपुलर हो गया वो किसी भी रूप में, पर ज्यादा जो पॉपुलर है आई, आई से यूज होता है, बाकी एच से भी यूज कर सकते हैं।
तो अब देखो आपके सामने ये जो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है वो बन गया, ठीक है ना। और इसी तरह से जब जहां फ्रीक्वेंसी होगी वहां साथ में जस्ट एफ से और मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा का सारा। फ्रीक्वेंसी वाला मैंने आपको कल भी बताया था कि मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसा हो 500 500 600 600 फिर से 600 फिर 700 फिर 700 फिर 750 फिर 750 फिर 750 इस तरह से हो। अब एक तरीका तो है कि मैं इन सबको ऐसे जोड़ूं, ठीक है ना, इन सबको ऐड करूं और फिर कितनी आइटम है ये उस आइटम से डिवाइड करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से डिवाइड करूं। दूसरा तरीका और सिंपल हो सकता है, भाई 500 को मैं 2 बार क्यों जोड़ूं, मैं 500 गुना 2 ना कर लूं, 500 गुना 2 करके 1000 लिख लेता हूँ। इसी तरह से 600 को मैं 3 बार क्यों जोड़ूं, 600 गुना 3 कर लेता हूँ ना, 1800 टोटल ये हो जाएगा। ऐसे ही 700 को 2 से गुना कर लेता हूँ, 1400 हो गया। ऐसे ही 750 को 3 से गुना कर लेता हूँ, 2250 हो गया। अब ये क्या किया है मैंने, कुछ नया थोड़ी किया है, ये x है ये f है ना। एक इनको सबको यूं टोटल लगाने के बजाय मैंने उनको मल्टीप्लाई कर करके लिख दिया, जो चीज बार बार रिपीट हो रही थी। ये fx आ गया, ये सिग्मा fx आ गया, है ना। इसका जो मल्टीप्लाई करके या तो सीधा जोड़ लो या ऐसे मल्टीप्लाई कर करके जोड़ लो, अब टोटल तो वही आएगा। और ये कितनी आइटम है, आइटम वही 10 आ जाएगी, ठीक है। तो आपका मीन का फॉर्मूला बन गया सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। क्योंकि जब ये फ्रीक्वेंसी होती है तो फिर हम उसको कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं, काउंटिंग नहीं कर रहे, अब हम टोटल कर रहे हैं ना, तो हम कैपिटल एन यूज करते हैं इसके लिए। तो आप देखो आपके सामने ये जो मीन के फॉर्मूले जो हमने यूज किए, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंडिविजुअल सीरीज और ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों आ गई, कंटिन्यूस भी और डिस्क्रीट भी। कंटिन्यूस में सिर्फ इतना फर्क आएगा बेटा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, 40 से 50। तो हम जस्ट मिड वैल्यू ले लेते हैं उनकी। तो मिड वैल्यू लेने के आगे का काम सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी है मान लो 2 3 4 1, तो हम एक बार इनकी मिड वैल्यू ले लें, वही हमारा x बन जाता है। 20 और 10 30, 30 को 2 से डिवाइड किया 15, 30 और 20 50, 50 को 2 से डिवाइड किया 25। हमने क्या किया, इन सबकी सीरीज के एवरेज 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 ले ली और फिर एवरेज की फिर से एवरेज ले लेंगे, यही तो करते हैं हम। 35 और 40 और 50, इसकी एवरेज होगी 45। अब ये तुम्हारा f, ये तुम्हारा x। सिंपल बाय डेफिनेशन निकालना हो तो fx कर दो, ठीक है। डी वाले मेथड से निकालना है तो सब में से 15 घटा दो, 25 घटा दो, जो तुम्हारा मन करे वो घटा दो। और अगर और छोटा करना है तो सारी की सारी वैल्यू 10 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर सकते हो, जिससे तुम्हारा मन करे, ताकि वो और छोटी हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, जिससे भी डिवाइड करो उससे फिर बाद में मल्टीप्लाई जरूर कर देना, ठीक है ना। अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं करना, हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशन की सुविधा के लिए करते हैं और उसके बाद फिर उसको रीबैलेंस कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे वो आप यहाँ देख पा रहे हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो अब देखिए इंडिविजुअल सीरीज में आपने सिंपल बाय डेफिनेशन, ये जिसको डायरेक्ट मेथड कहा आपने, वो ऐसे बना कि x बार इक्वल टू सिग्मा ऑफ x डिवाइड बाई n। और यहाँ क्या बना था, यहाँ ऐसे बना था कि सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई कैपिटल एन, जहाँ कैपिटल एन से मेरा मतलब है सिग्मा ऑफ एफ। अभी अभी हमने सारे फॉर्मूले बनाए हैं फिर से, ठीक है। दूसरा हमने जो शॉर्टकट मेथड जिसको आप बोल रहे थे, ठीक है, शॉर्टकट मेथड, मैं इसको शॉर्टकट मेथड नहीं बोलता, मैं इसको चेंज इन ओरिजिन मेथड बोलता हूँ, या आप इसको यूं कह सकते हो डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन से डेविएशन लेना, ठीक है। तो अभी अभी हमने खुद बनाया उसको, क्या कि जो हमने घटाया है एक बार सब में से, ठीक है, तो x में से सभी x में से जब हमने एक कॉमन वैल्यू हमने घटा दी,
तो वो उसको हम डी से डिनोट करते हैं और हम डिवाइड एन कर देते हैं उसकी एवरेज। फिर जो कुछ हमने घटाया वो वापस जोड़ देंगे, और अगर जोड़ा है तो उसको घटा देंगे। मैंने आपको दोनों ही बताया। इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ जस्ट ये हो जाएगा कि ये एफ डी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा ऑफ एफ डी डिवाइड बाय कैपिटल एन हो जाएगा बस यहाँ, और प्लस ए। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका जो जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, उसमें हम एक कॉमन जो फैक्टर है, ठीक है ना, उससे हम उसको साथ साथ डिवाइड भी करते चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड को मैं बोलता हूँ चेंज इन स्केल मेथड। शायद मैं आपको बताना भूल गया मैं जब वहाँ बात कर रहा था कि जब हम कॉमन फैक्टर्स से, देखो ये जो है ये एक्चुअल की एक्स वैल्यू है, जब मैंने इन सब में से कॉमन फैक्टर घटा दिया या जोड़ दिया तो ये कहलाता है चेंज इन ओरिजिन। और जब मैं कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देता हूं इनको तो इसे बोलते हैं चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल इसको कहते हैं भाई, दिस इज कॉल्ड चेंज इन स्केल। तो जो आपका स्टेप डेविएशन मेथड है, ठीक है, वो एक्चुअल में चेंज इन स्केल मेथड है, जिसमें हम स्केल चेंज कर देते हैं। चेंज इन स्केल कि जो आएगा उसका इतना गुना करना पड़ेगा भाई आपको। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने क्या यहाँ डी कैसे निकाला था, आपने डी निकाला था सभी एक्स में से ए की वैल्यू घटा दी थी, और यहाँ आपको डी की बजाय क्या निकालना है, डी डैश, कि एक्स में से ए की वैल्यू घटाकर उसको डिवाइड आउट कर दिया है आपने, और छोटा बना दिया है, आई से डिवाइड आउट कर दिया, जिसको हम डी डैश बोलते हैं। तो सिग्मा ऑफ डी डैश डिवाइड बाई एन। और हम डिवाइड करने वाले कौन होते हैं, हमने तो अपनी कैलकुलेशन की सुविधा के लिए किया था, इसलिए अब यहाँ आकर इसको वापस मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस कर दिया ए। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा सिग्मा ऑफ एफ डी डैश, ठीक है, डिवाइड बाय एन, आई से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस कर दिया इसमें ए। ये आई मैं इधर जानबूझ के लिख रहा हूँ, वैसे तो बोर्ड मास का नियम आपको पता है, लेकिन फिर भी मुझे कई बार डाउट होता है कि तुम कहीं गलती ना कर दो, आई में ए ना जोड़ दो, है ना। आई ए इसलिए इधर लिख रहा हूँ ताकि आपको इधर दिखाई ना दे, पहले आप इसको सोल्व कर लो फिर इसमें ए जोड़ लो। तो इस तरह से आप देखो ये मीन की वैल्यू ऐसे बनती है। अब मीन में भी आपने कुछ टर्म्स और पढ़ी होगी, अर्थमेटिक मीन की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें एक तो होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सिंपल अर्थमेटिक मीन का मतलब है कि आपके मार्क्स हैं इंग्लिश में, हिंदी में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है, अकाउंट्स में और बिजनेस स्टडीज में। और इसमें मान लीजिए मार्क्स आपके ऐसे हैं 60, 65, 70, 75, 80, इस तरह से आपके मार्क्स दे रखे हैं। मान लीजिए मैंने वैसे ही रैंडमली लिख दिया, और अब आपसे कहें कि भैया इनकी एवरेज निकालो, आप कहें 60 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 75 और प्लस 80 और डिवाइड बाई 5 से डिवाइड कर दिए। यहाँ आप क्या कर रहे हो, यहाँ आप सभी मार्क्स को, सभी सब्जेक्ट को आप एक बराबर इंपॉर्टेंस देकर चल रहे हो, आपके लिए सभी सब्जेक्ट एक जैसे हैं। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि भाई ये जो आगे ग्रेजुएशन में तो अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज तो इसको मिलना चाहिए, फिर बिजनेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंस इसको मिलनी चाहिए, तीसरे नंबर पर इसको मिलनी चाहिए, चौथे नंबर पर मान लीजिए मैं कहूँ कि इसको मिलनी चाहिए, पांचवें पर मैं कहूँ चलो इसको मिलनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ लिटरेचर में हमारी कोई बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरत नहीं होगी, मैं अपनी मर्जी से वैसे ही कह रहा हूँ। और मैं कहूँ कि भाई अकाउंटेंसी को आप 4 गुना वेटेज देकर चलना हिंदी के मुकाबले, जब आप मार्क्स छोड़ो, ठीक है। और बिजनेस स्टडी को 3 गुना वेटेज देना, ठीक है, इकोनॉमिक्स को भी 3 गुना वेटेज देना, और इंग्लिश को इससे 2 गुना वेटेज देना। और अब आप मीन निकालो। अब जब मैं इनको वेट्स दे रहा हूँ, इसको वजन देखो, अब अकाउंटेंसी को 4 गुना वजन मिल रहा है,
4 गुना अधिक महत्व मिल रहा है, इसके नंबर इससे 4 गुना महत्व माने जाएंगे, ठीक है ना। तो अब जो मीन होता है उसको हम सिंपल अरिथमेटिक मीन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। और ये बिल्कुल फॉर्मूला, इसमें कोई समस्या नहीं है। एक्स और जितने वेट दिए उसको डिनोट कर देते हैं डब्ल्यू से, और फिर जैसे एफ एक्स कर देते हैं ना, ऐसे डब्ल्यू एक्स हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ 60 इंटू 2 120, 65, 70 इंटू 3 210, 75 इंटू 4 हो जाएगा 300, ठीक है। 80 इंटू 3 240, इन सब का टोटल कर लो, ये तुम्हारा सिग्मा डब्ल्यू एक्स आ गया। इसको डिवाइड कर देना, हमारे वेट्स जो टोटल वेट 4 3 7 3 10 और 3 13, इससे डिवाइड कर देना, तो ये वाला वेट्स ये कहलाता है वेटेड अरिथमेटिक मीन। अब इसमें गलती कहाँ करते हो आप लोग गलती ये कर देते हो कि W किसको मानना है और X किसको मानना है। ये ध्यान रखना भाई कि जिसका एवरेज निकालना है, जिसका मीन चाहिए, जिसका एवरेज चाहिए, है ना। एवरेज, अब आपसे क्वेश्चन पूछा एवरेज मार्क्स निकालो, ठीक है, एवरेज इनकम निकालो, ठीक है, एवरेज एक्सपेंसेस निकालो, जिसकी एवरेज पूछी है उसको एक्स से डिनोट करना है, और जो दूसरी चीज जिसका वेट देना है उसको डब्ल्यू से डिनोट करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई आपकी जो है जो इनकम है, इनकम आपकी इतनी दे रखी है, ये ठीक है, और यहाँ जो वेटेज है, वेटेज के रूप में आपको बता रखा है, वेट्स किस चीज का देना है, वेट्स आपको एरिया के हिसाब से देकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ जो वेट्स है वो डब्ल्यू हो जाएगा, और एवरेज इनकम जिसकी एवरेज निकालनी है वो अपना एक्स हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह से इसमें एक और टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड मीन, ठीक है। कंबाइंड मीन या कंबाइंड अरिथमेटिक मीन भी हम इसको बोल सकते हैं, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। अब इसमें बाय डेफिनेशन आप समझ कर चलना, ठीक है। मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 क्लास हैं, एक क्लास के मार्क्स को मैं x से डिनोट कर रहा हूँ, एक को मैं y से डिनोट कर रहा हूँ, या आप कहो तो मैं x1 और x2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, उन 10 बच्चों के एवरेज मार्क्स, ठीक है, x बार, ये x बार 1 ही लिख दे, x1 और x2 से डिनोट करें। इस क्लास के बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 56 आ रहे हैं 10 बच्चों के। दूसरी क्लास है, इसमें बच्चे हैं टोटल 15, और इन बच्चों की इन क्लास के जो एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है, वो है मान लीजिए 60। अब मैंने कहा कि अगर ये दोनों बच्चे ये दोनों ग्रुप इकट्ठे कर दिए जाए, इनको एक ही क्लास में कर दिया जाए, तो इन टोटल 25 बच्चों की एवरेज कितनी बैठेगी, ठीक है। अब फॉर्मूला बेसिक वही है, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। अब जरा देखो सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा यहाँ। अब देखो ये एक्स बार 1 कैसे आया होगा, जरा सोचो। एक्स बार 1 ऐसे आया होगा कि जो क्लास है पहले वाली, इसके जितने भी मार्क्स हैं x1, उसको हमने जोड़ा होगा और n1 से हमने डिवाइड कर दिया होगा, है ना। तो अगर मुझे कोई पूछे कि इस क्लास के बच्चों के टोटल मार्क्स कितने हैं, तो मैं इनको गुना कर सकता हूँ, x बार 1 इंटू n1, ठीक है। वही अब आप यहाँ सिंपल भी कर सकते थे, 56 गुना 10, यानी कि भाई 10 बच्चों के एवरेज मार्क्स 56 है, तो यानी कि इन 10 बच्चों के टोटल मार्क्स है 560, और इसी तरह से 15 बच्चों के एवरेज मार्क्स अगर 60 हैं, तो 15 बच्चों के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 900, और मीन चाहिए दोनों का कंबाइंड, तो दोनों क्लास के टोटल मार्क्स 900 जमा 560, और दोनों क्लास के टोटल बच्चे जो कि हैं ये 10 जमा 15, इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि 25 से डिवाइड कर दो 960 और 500 के योग। अब देखने वाली बात है कि आया कहाँ से ये सिग्मा एक्स, भाई पहली क्लास के टोटल मार्क्स,
इसी तरह से दूसरी क्लास के टोटल मार्क्स कैसे आए होंगे, दूसरी क्लास के जो मार्क्स हैं उनकी एवरेज और उनको उनके बच्चों की संख्या से गुना कर दिया। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई कंबाइंड मीन पूछे, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैसे बनता है कि पहले वाले ग्रुप का टोटल, अब उसके लिए मैं क्या करूं, पहले वाले ग्रुप्स के मार्क्स मेरे पास होंगे सिग्मा x1, इसको n1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पहली क्लास का टोटल आ गया। दूसरी क्लास भी है तो दूसरी क्लास का एवरेज, इसको n2 से मल्टीप्लाई कर दो। तीसरी क्लास भी है तो मैं तीसरा भी ले सकता हूँ, ऐसी कोई तीसरी भी क्लास है तो x बार 3 n3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे डिवाइड कर देंगे इसको जितने टोटल बच्चे। अब देखो ये सम ऑफ, ये वही आंकड़ों का योग हो गया है ना, पहली क्लास के मार्क्स प्लस दूसरी क्लास के मार्क्स प्लस तीसरी क्लास के मार्क्स, यानी कि इस क्लास के कंबाइंड टोटल मार्क्स, पहली क्लास के बच्चे प्लस दूसरी क्लास के बच्चे प्लस तीसरी क्लास के बच्चे, इन सब का टोटल हो गया है। ठीक है, तो इन सब को अगर आप यहाँ से करेंगे तो ये कंबाइंड मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक एवरेज आपकी निकल आती है। ठीक है भाई, यहाँ तक आई थिंक आपको सबको बात समझ में आ गई होगी कि मीन का कंसेप्ट है वो क्या है, वो आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगर मीन समझ में आ गया है तो उसके बाद इसमें दूसरी जो कंसेप्ट है, जो एक तरह से कह लो नींव है आपकी स्टैटिस्टिक्स की, जिसके बिना काम नहीं चलना, दैट इज डिस्पर्सन। डिस्पर्सन, अब जो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि ये आपके डेटा है ना, ये सब आइटम्स हैं। ठीक है, अब सेंट्रल टेंडेंसी बताती है कि मैक्सिमम डेटा कौन सी वाली के आसपास है, इसके आसपास है। ठीक है, और जो है डिस्पर्सन है वो बताता है कि इनका फैलाव कहाँ तक है। डिस्पर्सन का मतलब क्या है कि ये जो डेटा है इन डेटा का फैलाव कहाँ तक है। ठीक है, आप यूं समझो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कह लीजिए एक चुटकुले के रूप में सुनाई जाती है एक बात कि भाई एक आदमी था। ठीक है, अब उसको क्या करना था, उसको नदी पार करनी थी। ठीक है, वो नदी पार करने के लिए आया, उसके साथ उसके जो है 1 2 3 4 5 6 7 फैमिली मेंबर भी थे। ठीक है, अब सामने नदी उसने देखी और उसके साथ एक बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि इस नदी की एवरेज गहराई 5 फीट है। ठीक है, इस नदी की एवरेज गहराई है 5 फीट। अब उसने देखा, उसने अपना दिमाग लगाया, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई थी उसने, है ना, और स्टैटिस्टिक्स में बस आगे नहीं पढ़ा, उसने बस मीन में नहीं पढ़ा, तो उसको लगता था मीन ही सब कुछ है। तो उसने क्या किया, उसने सभी अपने बच्चों को बुलाया कि चलो भाई तुम सब अपनी एक बार हाइट नपवाओ कितनी है। सभी बच्चों की हाइट 5.5 फुट से अधिक थी। ठीक है, 5.5 फीट से ज्यादा थी सभी बच्चों की हाइट, और खुद उसकी हाइट मान लीजिए और ज्यादा लगा लेते हैं, उसकी हाइट मान लीजिए 7 फीट थी। ठीक है, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। अब जब वो कहा कि चलो भाई मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। अब ये भाई यहाँ से चला और इधर उतरा, और इधर उतर कर इसने पीछे मुड़ कर देखा कि पीछे एक भी नहीं, सारे के सारे डूब गए। ठीक है, अब इसने देखा कि यार ये तो गलती होगी, इसका मतलब एवरेज हाइट्स में कुछ गड़बड़ थी इस नदी की गहराई में। इसने यहाँ लगा हुआ बोर्ड देखा, वहाँ पे भी ये लिखा हुआ था कि इस नदी की जो एवरेज गहराई है वो 5 फीट। अब जरा सोचने वाली बात है कि वो गलती कहाँ कर रहा था, उसको ये समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो एक वो कहावत बन गई कि रकबा ज्यों का त्यों। ठीक है, रकबा का मतलब होता है एक तरह से एवरेज, रकबा ज्यों का त्यों पर कुणबा डूबा क्यों। कि जब कुछ सब, जब सारी चीज ज्यों की त्यों है, एवरेज उतनी है, इसने 3 बार चेक कर ली, लेकिन फिर भी कुणबा क्यों डूब गया। एक्चुअली ये गलती ये कर गया, इसने एवरेज ले ली। ठीक है, एवरेज हाइट, इसकी एवरेज गहराई 5 फीट, लेकिन हो सकता है कि कहीं कहीं पर ये और ज्यादा गहरी हो, है ना, कहीं कहीं पर हो सकता है 6 फुट गहरी हो। जहाँ 6 फुट गहरी होगी वहां पर इसके 5.5 फुट वाले जो बच्चे हैं वो डूब गए होंगे, इसमें आ गए। तो इसने क्या किया, इसने उस डेविएशन को नहीं नापा, है ना,
तो जब हमें रिलायबिलिटी चेक करनी होती है तो हमें डिस्पर्सन की जरूरत होती है ना। रिलायबिलिटी जब हम चेक करते हैं तो डिस्पर्सन की जरूरत होती है। आपको ध्यान होगा, आप सब लोग थोड़ा बहुत क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, कि दो प्लेयर क्रिकेट प्लेयर हुआ करते थे, ठीक है, जो एक साथ खेले, एक राहुल द्रविड़ और दूसरा वीरेंद्र सहवाग। और अगर आप दोनों की कैरियर एवरेज देखें, टेस्ट मैच में भी अगर आप इवन देखें, दोनों की एवरेज लगभग बराबर सी है, अबाउ 50-60 के आसपास है, ठीक है। लेकिन आपने सुना होगा हमेशा राहुल द्रविड़ को मिस्टर डिपेंडेबल बोलते थे। वीरेंद्र सहवाग के बारे में ऐसा कभी भी नहीं कहा गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्या था? कारण ये था कि हम दोनों की एवरेज को देख रहे हैं, लेकिन एवरेज में अब मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हमारे पास हो, एक मिस्टर एक्स और एक मिस्टर वाई, दोनों बच्चे 60% वाले हों, लेकिन एक बच्चे की 60% ऐसे आ रही है, एक सब्जेक्ट में तो 95 मार्क्स हैं, एक सब्जेक्ट में 35 मार्क्स हैं, या 40 लगा देता हूँ, चलो 40 मार्क्स हैं, ठीक है। और तीसरा सब्जेक्ट में कितने हो जाएंगे भाई, आप देख लेना, मतलब टोटल मैं 3 सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ, तीसरे में मान लीजिए उसके मार्क्स हैं 65, कितना आएगा देख लेना, 5 5 10 9 और 4 13 और 6 19, और एक 20 से तो ज़्यादा हो जाएंगे, 45 करना पड़ेगा इसको, 5 और 5 10 9 और 8 17 और एक 18, अब हो जाएंगे 180 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 60% मार्क्स है, ठीक है। अब एक तो इस बच्चे के 60% मार्क्स है, दूसरा स्टूडेंट्स के 60% मार्क्स है, 65 60 और 55। अब जो कंसिस्टेंसी है वो किस में ज्यादा है, ठीक है। रिलायबिलिटी कहाँ से आती है? कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी, तो दिस स्टूडेंट इज मोर कंसिस्टेंट, ये 60% वाला है तो लगभग तीनों सब्जेक्ट में लगभग इसकी बराबर सी पकड़ है। ये 60% वाला है लेकिन एक सब्जेक्ट तो इसका बहुत ही अच्छा है और बाकी दो सब्जेक्ट में इसकी हालत खराब है ना। एवरेज तो दोनों का ही 60 आएगा, लेकिन एवरेज की यही सबसे बड़ी कमी है कि एवरेज हमें डेटा की कंसिस्टेंसी के बारे में नहीं बताती। तो आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि ये डिस्पर्सन क्या मतलब है। तो एवरेज तो ये होती है जो हमने एक एवरेज निकाल ली, ये मीन वैल्यू है ना। अब जो डेटा एक तो एवरेज के ऐसे इस आसपास हो भाई, या तो अप हो तो इतना या डाउन हो तो इतना, इतनी अप एंड डाउन की रेंज में चल रही है, ठीक है। तो डेविएशन इतना है केवल, एक हो इतनी इस डेविएशन के साथ, तो इसमें डिस्पर्सन, डिस्पर्सन का हिंदी मीनिंग होता है फैलाव, प्रसरण। तो फैलाव कितना ज्यादा है, मीन तो इसका भी इतना ही है, इसका भी इतना ही है, दोनों का मीन इतना है, लेकिन इसमें फैलाव ज्यादा है, इसमें फैलाव कम है। तो कंसिस्टेंसी, ये जो जिसमें कम फैलाव है इसमें कंसिस्टेंसी कम है, सॉरी ज्यादा है, और इस वाले में कंसिस्टेंसी कम है, ठीक है ना। तो इस पर्पज से डिस्पर्सन निकाला जाता है। अब उस भाई ने कहीं और भी कुछ नहीं तो एक सिंपल सा डिस्पर्सन जो आपने कभी पढ़ा होगा, रेंज का मेथड, है ना। रेंज वाला मेथड आपने पढ़ा होगा, जो कि होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। कम से कम यही देख लिया होता और उसको पता चलता कि भाई जो नदी है जहाँ सबसे ज़्यादा गहरी है, तो सबसे ज़्यादा गहराई है इसकी 6 फीट और सबसे कम गहराई है वो है 4 फीट, ठीक है। तो 6 - 4 2 इसकी रेंज है, तो उससे ही शायद वो अपने कुनबे को डूबने से बचा सकता था, है ना। तो ये जो डिस्पर्सन्स के जो मेथड हैं वो डेटा की कंसिस्टेंसी को, डेटा की सूरत किस तरह की है, एवरेज तो निकाल ले, लेकिन एवरेज तो सिर्फ एक पहलू को बताती है, लेकिन वो एक्चुअल में वो एवरेज से कितना ज्यादा फैले हुए हैं उसके बारे में हमें बताती है, ठीक है। अब ये आज कर नहीं पाएंगे, ये करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्लास का भी मेरा टाइम हो रहा है, ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आप इतना एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, समझ लें, बाकी इससे आगे का बाद में करेंगे।